प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ काव्य सौंदर्य। तो आप लोग जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। तो काव्य सौंदर्य किसे कहते हैं? काव्य मतलब कविता और सौंदर्य मतलब सुंदरता। तो काव्य की सुंदरता जिसमें कि जैसे किसी स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, अलग प्रकार के आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, तो उसी प्रकार जो कविता है, कविता की सुंदरता भी अलग अलग चीज़ों के जो आभूषण होते हैं उनसे उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है वो 2 प्रकार का होता है। उसको आप 2 तरह से आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। उसके 2 भेद हैं। एक है भाव सौंदर्य, जिसे भाव पक्ष भी कहा जाता है, और दूसरा है कला पक्ष अर्थात शिल्प सौंदर्य। ठीक है। तो भाव पक्ष, भाव का मतलब होता है विचार, मन के विचार। तो अगर आपको कोई पंक्तियां दी हैं आपकी कविता की, तो अगर आपको उसका भाव सौंदर्य लिखना है तो उससे सबसे पहले आप वो कौन से कवि ने लिखी है और उस कविता का नाम क्या है वो लिखेंगे। तो जो बच्चे हैं बहुत सी गलतियां करते हैं कि वो क्या करते हैं, भाव सौंदर्य में वह जो भी आपको पंक्तियां दी रहती हैं उन पंक्तियों के का पूरा ही भावार्थ विस्तार पूर्वक लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाव सौंदर्य में आपको सिर्फ जो कवि है या कवित्री है वह उन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है उनके आंतरिक भाव को इसमें लिखा जाता है। और दूसरा इसके अंदर आएगा आत्मा और उससे उत्पन्न भाव को बताना। ठीक है। तो कवि क्या कहना चाहता है उन पंक्तियों के माध्यम से उसको संक्षेप में आपको लिखना होता है, उसकी व्याख्या नहीं करनी होती। सिर्फ मुख्य भाव जो कहना चाहता है संक्षेप में उसको लिखा जाता है भाव सौंदर्य में। तो भाव सौंदर्य 2 नंबर का आता है और शिल्प सौंदर्य भी 2 नंबर का आता है, और दोनों ही काव्य सौंदर्य के 2 भाग हैं। फिर इसके अंदर क्या है, कविता का विचार पक्ष, कि कविता में जो कवि हैं वह अपने किन विचारों को व्यक्त करना चाहता है, उसका दृष्टिकोण, उसकी सोचने की शक्ति, उसके विचार शक्ति, इन सबको उन पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना होता है। विचार प्रस्तुतिकरण, वह किस प्रकार से अपने विचारों को आपके समक्ष रख रहा है उसको आपको बताना होता है। छवि चित्रण, वह किस प्रकार उसका चित्रण कर रहा है ये उसमें लिखना होता है। वहाँ किस बारे में बात हो रही है, उन पंक्तियों में कवि किस बारे में बात करना चाहता है, यह सब आपको भाव सौंदर्य में लिखना होता है। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि उसमें आपको पूरे पंक्तियों का व्याख्या सहित वर्णन नहीं करना होता है। कम से कम शब्दों में उन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है वो आपको लिखना होता है। ठीक है। फिर काव्य सौंदर्य का दूसरा है कला पक्ष भी कह सकते हैं उसको, और शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं, शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बाहरी सुंदरता, शिल्पकारी। तो शिल्प सौंदर्य को, जैसे शिल्पकार होता है किसी बर्तन को बनाता है, किसी वस्तु को बनाता है, तो वह उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है, चीज़ों का प्रयोग करता है, तभी उसकी वह वस्तु बनकर तैयार होती है। तो वैसे ही कविता को तैयार करने के लिए भी बहुत सी व्याकरणिक जो आपके चीज़ें होती है, व्याकरण की, रस है, छंद, भाषा, अलंकार, ये सब चीज़ें जो आपकी होती हैं उन सबको मिलाकर कविता बनती है। तो उसमें व्याकरण का प्रयोग, व्याकरण का मतलब उसका शुद्ध अर्थ हुआ हो और उसका एक अच्छा सा अर्थ निकल रहा हो। ठीक है। बिंब प्रतीक, किन किन बिंबों का प्रयोग किया है, और कौन सा रस है, जो आपके रस हैं, विभिन्न प्रकार के रस हैं, आपके श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, वीर रस है, विभत्स रस है। तो जो आपके रस हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें से किन रसों का प्रयोग कवि ने इस पंक्तियों में किया है। प्रतीकात्मकता, किन प्रतीकों के माध्यम से कवि आपको अपनी बातें बताना चाहता है, कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया है। छंद कौन सा है, दोहा है, सोठा है, चौपाई है, कवित्त है, सवैये हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, कौन सी इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, यह आपको लिखना होता है। उसके बाद लय है। लय मतलब कविता गाने के, मतलब उस जो कविता होती है उसको हम गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं, उसमें लयता है कि नहीं है, गेयता है या नहीं है, गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं।
अलंकार कौन सा है, उसमें श्रृंगार है, रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, तो ये सब अलंकार आपके होते हैं। तो उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और कल्पना, कल्पना शक्ति कौन सी, किस प्रकार की कल्पना शक्ति का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, ये सब आपको बताना होता है। फिर है भाषा, भाषा कौन सी है, ब्रज है, अवधि है, सधुकड़ी है, मिलीजुली भाषा है, सरल है, सहज है, ये बहुत से भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। शैली कौन सी है, किस शैली में लिखा गया है, यह भी आपको देखना होता है कि कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। और तुकांतता, तुकांतता मतलब जब कोई भी पंक्ति समाप्त होती है तो उसके अंत का जो उसके अंत में एक तुक होता है जो अगली लाइन के साथ मिलता है, मतलब एक ही साथ दोनों लाइनों का तुकांत होता है, तो उसको तुकांतता कहते हैं। फिर है शब्दावली, कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया है, उसमें कौन सी शब्दावली है, उसमें अरबी है, फारसी शब्द हैं और उर्दू के शब्द हैं, किन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है वो आपको लिखना होता है। तो इस पूरे शिल्प सौंदर्य में आपको कविता को किस प्रकार से बनाया गया है, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, ये आपको सब शिल्प सौंदर्य में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ ली हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसमें आपको भाव सौंदर्य भी बताना है और शिल्प और काव्य सौंदर्य भी बताना है। तो भाव सौंदर्य में मैंने आपको क्या कहा था कि किसने लिखा है, कवि और कविता का नाम। कवि तो इस लाइनों के जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, और उसकी जो कविता है वो है आत्मपरिचय, कविता का नाम है। तो इन 4 पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि संसार स्वार्थी है, क्योंकि वह अपने मन की करता है, क्योंकि वह जो दूसरे लोग चाहते हैं वैसी ही बातें वो करते हैं, अपने मन की नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं मस्त मौला हूँ क्योंकि मैं अपने मन की बातें करता हूँ, मैं जग की बातों में नहीं आता हूँ। तो इतना सा ही आपको भावार्थ इसमें भाव सौंदर्य के अंतर्गत आएगा। आपको इन सब लाइनों का पूरा भावार्थ संक्षेप में नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, भाव सौंदर्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर है जैसे अगला मैंने आपको कहा था शिल्प और काव्य। शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य एक ही कहा जाता है। इसमें आप लोग असमंजस में मत रहिएगा कि शिल्प और काव्य अलग अलग है। ठीक है, इसको आप कला पक्ष भी कह सकते हैं, इसको आप भाव पक्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से, जैसे अलंकार कौन सा है बताना होगा आपको, भाषा कौन सी, किस प्रकार की भाषा है, शैली क्या है, गुण क्या है और रस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये स्नेह सुरा, तो स्नेह सुरा में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाषा कैसी है, हम आसानी से उस भाषा को पढ़ सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं, तो ये क्या है, सहज और सरल भाषा है। शैली कैसी है, मैंने कहा था कि गयात्मक शैली कही जाती है जिसको हम गा सकते हैं, तो गयात्मक शैली का प्रयोग किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। और गुण कौन सा है, माधुरी है। माधुरी का मतलब इसको गाने में एक मधुरता, हमें एक अच्छा सा रस का अनुभव हो रहा है, मधुरता का अनुभव हो रहा है कि इन कविताओं को पढ़ के एक खुशी सी अनुभव हमको हो रही है। तो माधुरी, माधुरी मतलब मीठापन सा महसूस हो रहा है, तो माधुरी गुण का प्रयोग किया है। और रस कौन सा है, श्रृंगार है, क्योंकि अच्छी भावना का हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको अगली वीडियो में जो आपका कक्षा 10 का देव नामक जो आपका पाठ है, उसमें कवि ने किस प्रकार की काव्यगत विशेषताओं को बताया है वो आपको बताऊंगी। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा।